बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। झारखंड, जल जंगल जमीन, शायद आपको भी रट गया होगा जैसा मुझे रट गया है कि हम तो जल जंगल जमीन की धरती हैं, पर कमबख्त ये जमीन की लूट ही जिधर देखिए उधर हो रही है। आप जिधर नजर उठाए आपको कहीं ना कहीं जमीन की गड़बड़ी जरूर नजर आएगी। और दोषी कौन? भूमाफियाओं से ज्यादा दोषी हैं अधिकारी। बिन अधिकारियों के मिली भगत के 1 इंच जमीन नहीं लूटी जा सकती। अब जैसे बोकारो के चास अंचल में हमने आपको दिखाया था कि कैसे कोर्ट के डिसीजन को आधा अधूरा दिखा करके, बता करके, कोर्ट के डिसीजन में लूप होल्स निकाल करके और 74 एकड़ वन भूमि की रजिस्ट्री हो गई। कमाल देखिए कि हर कोई कह रहा है कि भाई कोर्ट ने तो ऐसा कहा था। हुजूर, कोर्ट का डिसीजन क्या था? कोर्ट का डिसीजन जो था कि जमाबंदी रद्द कीजिए, साथ साथ यह था कि टाइटल सूट फाइल कीजिए, साथ ये था कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कीजिए। लेकिन बाकी जो 2 नियम थे, जो 2 आदेश थे, उसको भूल जाया गया और याद क्या रखा गया? जमाबंदी रद्द हो गई और फिर जमीन की रजिस्ट्री हो गई। एक रिपोर्ट देखिए, रजिस्ट्रार साहब क्या कहते हैं, उपायुक्त साहब क्या कहते हैं, अंचलाधिकारी साहब, हालांकि अंचलाधिकारी साहब अभी नए हैं, उन्हें तो वहां का मामला भी पता नहीं होगा, लेकिन वो क्या कहते हैं सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। जमीन का खेल, जांच के बीच उलझा मामला, 74 एकड़ वन भूमि बेचे जाने का मामला। सबसे पहले सुनिए रजिस्ट्री करने वाले अवर निबंधक को। जमीन है 450 426 खाता नंबर, किस आधार से इसको आप रजिस्ट्री की गई है? माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जमाबंदी कायम की गई थी और उसी के आलोक में इसका निबंधन किया गया है। उपायुक्त महोदय ने केस को समझा और उसके बाद आदेश दिया कि इसको निबंधन किया जा सकता है। हुजूर कहते हैं कि उपायुक्त साहब के मौखिक आदेश पर रजिस्ट्री हुई। इसकी जानकारी उन्होंने बाकायदा उपायुक्त को 10 फरवरी को ही दी थी। बोकारो विधि शाखा की तरफ से एक चिट्ठी 12 फरवरी को लिखी गई थी। इस चिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी जाने का निर्देश था। अवर निबंधक की तरफ से भी एक चिट्ठी 19 फरवरी को लिखी गई, जिसमें विधि विभाग को जानकारी दी गई जमीन की रजिस्ट्री की जा चुकी है। जानकारी भी थी कि उपायुक्त का मौखिक आदेश था। इस आधार पर 10 फरवरी को रजिस्ट्री हुई। एक चिट्ठी वन विभाग ने भी लिखी, पूछा कि जनाब रजिस्ट्री हुई कैसे? इस जमीन की तो रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती थी। जिसका जवाब भी अवर निबंधक की तरफ से चिट्ठी से मिला। वन विभाग के द्वारा पूर्व में भी आपको लेटर दिया गया है 15 और 17 में भी कि यह जमीन जो है वन विभाग की है, इससे किसी तरह से जमाबंदी नहीं करने के लिए साफ तौर से निर्देश दिया गया था। इसमें एलपीए में वन विभाग के दावे को खारिज किया जा चुका है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, उसमें वन विभाग के दावे को खारिज किया जा चुका है। लेकिन फिर से उपायुक्त महोदय का ही लेटर आता है 12 तारीख को अंचल कार्यालय के नाम से कि जो एलपीए है उसको देखा जाए। इसके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं। आपसे वन विभाग के डीएफओ ने 3 दिनों के अंदर जवाब भी मांगा है। ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अब इन सब बातों के बाद उपायुक्त को सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं है, सिर्फ हाई कोर्ट के जो डिवीजन बेंच का ऑर्डर का कंप्लायंस है, कंटेम्प्ट का कंप्लायंस है और इस निर्णय के विरुद्ध हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और जैसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रहेगा
उस आलोक में कार्रवाई की जाएगी। जमाबंदी कायम हो गई है, उसको आप और अधिकार से और चीज़ों से वंचित नहीं कर सकते। और इनकी जो रजिस्ट्री हुई है वो रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार ने किया है वो रजिस्ट्री, और न्यू सर्वे में वो चीज़ें जो भूमि थी वो आई हुई थी, तो प्रतिबंधित सूची में भी नहीं था वो, तो इसीलिए उन्होंने रजिस्ट्री की उसको। और कंटेम्प्ट पेंडिंग था हम लोग के अगेंस्ट, वो तो कंटेम्प्ट में डाले, मतलब तो कंटेम्प्ट में था कि आपको रजिस्ट्री करना है। उपायुक्त ने कहा कि कोर्ट के आदेश के आलोक में रजिस्ट्री हुई। अब समझना जरूरी है कि कोर्ट ने क्या कहा था। न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने सुनवाई के बाद सरकार द्वारा जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई को गलत करार दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने 1933 से जमीन पर दावा किया है। सरकार ने भू सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4H के तहत कार्रवाई की है, जो सही नहीं है, क्योंकि इस धारा के तहत 1 जनवरी 1946 के बाद के दावों पर जांच की जा सकती है। टाइटल का मामला सिविल सूट से निपटाए जाने का नियम है। सरकार चाहे तो अपने दावों के मद्देनजर सिविल कोर्ट जा सकती है। 14 जुलाई 2018 के इस फैसले को राज्य सरकार ने डबल बेंच में चुनौती दी। सरकार की याचिका की सुनवाई के बाद 5 नवंबर 2020 को फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश को इसी आधार पर बहाल रखा कि सरकार द्वारा भू सुधार अधिनियम की धारा 4H के तहत की गई कार्रवाई कानून की नजर में सही नहीं है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद इजहार हुसैन के नाम लगान रसीद जारी कर दी गई। तब सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करने का फैसला किया। SLP दायर करने से संबंधित आदेश सरकार के स्तर से 11 फरवरी 2021 को जारी किया गया, लेकिन 10 फरवरी 2021 को ललन सिंह ने ये जमीन खरीद ली। जमीन का प्रकार पंजी 2 में दर्शाने से जो है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। खतियान में जो है ज़मीन का किस्म होता है, और खतियान जो है वो वही जो है ज़मीन का बहुत बड़ा साक्ष्य होता है कि रैती होगा कि गैर मजरूआ होगा। तो इसलिए जो है ये खतियान में जो है किसी तरह का चेंज हमारे अंचल के स्तर से नहीं हुआ होगा। आज भी खतियान में गैर मजरूआ खासी होगा, वो पहले भी वही होगा। अब यह मामला जांच के पेच में फंसा हुआ है। मामला पूरी तरह से उलझ चुका है। दोषी किसे समझा जाए? इस जमीन लूट का जिम्मेदार कौन है? क्या कोर्ट के आदेश की गलत विवेचना हुई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और इस मामले की जांच हो रही है, लेकिन जांच नाम की ये जो चीज है ना, ये बहुत गंभीर चीज है और बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। इसके रिजल्ट कब आते हैं देखना। ये जांच तो आज तक बहुतों की हुई है, बहुत सारी चीजों की चल रही है, पर कुछ जांच ऐसे होते हैं जो आज तक जिनका रिजल्ट ही नहीं आता। अब लगातार इसमें चिट्ठियां एक के बाद एक सामने आ रही हैं। हमारे साथ बोकारो से सुरेंद्र जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं बोकारो का। सुरेंद्र, सीधा सा सवाल यह है कि इस मामले में इतना तो प्रतीत होता है कि कोर्ट के आदेश की विवेचना ही गलत हुई, या फिर कोर्ट के आदेश को आधा अधूरा दिखाया जा रहा है। सुरेंद्र जी भारती, हम कह सकते हैं कि कोर्ट के आदेश का फायदा उठाया गया है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय रांची के द्वारा LPA इजहार हुसैन के द्वारा जो किया गया था 5/11/2020 को माननीय उच्च न्यायालय ने बंद जमाबंदी खोलने का आदेश दिया था, जिसके बाद बोकारो के उपायुक्त ने 12/1/2021 को चास अंचलाधिकारी को यह पत्र लिखकर कहा था कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जमीन की रसीद निर्गत की जाए, और बोकारो अंचलाधिकारी के द्वारा ऑनलाइन कर 9 फरवरी 2021 को जमीन की रसीद निर्गत की जाती है। लेकिन उसमें एक खास बात नज़र आता है कि जो ज़मीन का प्रकार होता है वह डैश 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 होता है, और जब 10 फरवरी 2021 को ज़मीन रजिस्ट्री हो जाती है और जब रसीद अप टू डेट होता है तो उसमें साफ तौर से यह देखने को मिल रहा है कि उसमें
जो ज़मीन का प्रकार है गैर मजरूआ खास है। और हम सभी यह जानते हैं कि जो गैर मजरूआ खास ज़मीन होती है वह सरकारी ज़मीन होती है। और इसके बाद जिस तरह से रजिस्ट्री में 9 फरवरी 2021 का रसीद लगाया गया है और जब रजिस्ट्री की गई हमें ऐसा लगता है कि जो रजिस्ट्रार साहब हैं उन्होंने इसे नहीं देखा। अगर देखा होता तो ज़रूर इसकी रजिस्ट्री नहीं करते, या फिर हम कह सकते हैं देख के भी उनके द्वारा अनदेखा किया गया है। क्योंकि इस ज़मीन का खेल होना था और खेल भी हो गया। क्योंकि जिस तरह से लगातार इतनी जल्दी ज़मीन की रजिस्ट्री करना, रसीद निर्गत करना, और यह सब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि शक के घेरे में आता है। क्योंकि जिस तरह से रजिस्ट्रार का कहना है कि बोकारो उपायुक्त के द्वारा मौखिक आदेश पर इसकी रजिस्ट्री की गई है, वहीं रजिस्ट्रार ने भी कई बार लेटर लिखकर सभी को इसकी सूचना दी है कि बोकारो उपायुक्त के द्वारा मौखिक कहने के बाद हमने इस ज़मीन की रजिस्ट्री की है। वहीं माननीय उच्च न्यायालय रांची के आलोक को बार बार बताया जाता है। तो भारतीय हम कह सकते हैं कि ज़मीन जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश आया था उस आदेश का यहाँ फ़ायदा उठाया गया है। चूँकि यहाँ ज़मीन को LPA जो कि हम जमाबंदी खोलने के बाद SLP दायर करना था, क्योंकि किसकी ज़मीन है क्या है उससे साफ सामने आ जाता, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बात है सुरेंद्र, और इसमें तो जांच हो रही है या जांच के बाद कुछ खेल हो रहा है? क्या कुछ सामने आ रहा है? जवाब इसका सबसे ज्यादा जरूरी है सुरेंद्र। जी भारती, आपका कहना सही है। जब रजिस्ट्री हो जाती है तो वन विभाग नींद से जागता है, और नींद से जागता है, और वो भी कब जागता है जब यह प्रसारण होता है उसके बाद, जिसके बाद वन विभाग की ओर से रजिस्ट्रार को 3 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा जाता है। चूँकि पूर्व में 2015 और 2017 में वन विभाग की ओर से रजिस्ट्रार को यह लेटर दिया गया था कि यह ज़मीन जो 426 और 450 खाता नंबर है यह वन विभाग की भूमि है, इसे किसी तरह से रजिस्ट्री नहीं करना है, न किसी को हस्तांतरण करना है। उसके बावजूद भी जब माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आता है जमाबंदी खोलने का, और जमाबंदी खोलकर रजिस्ट्री की जाती है और वन विभाग को इसकी जानकारी मिलती है, जैसे ही इसकी जानकारी मिलती है आनन फानन में वन विभाग रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर उससे 3 दिनों के अंदर जवाब मांगता है और कहता है कि किस तरह से आपने इसकी रजिस्ट्री की है, और रजिस्ट्रार के द्वारा इसका जवाब भी दिया जाता है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसमें साफ तौर से यह लिखा है कि जो जमाबंदी की गई है जो ज़मीन की, वह माननीय उच्च न्यायालय जो 5 नवंबर 2020 को जमाबंदी खोलने के लिए कहा गया था उसी के आधार पर रजिस्ट्री की गई है और उसके साथ प्रतिलिपि भी लगाया है। लेकिन जिस तरह से लगातार हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि जो वर्ष 1958 में जो बिहार सरकार का गजट था उसमें साफ तौर से दिया हुआ है कि तेतुलिया मौजा खाता नंबर 426 खाता नंबर 450 जो कि वह वन भूमि की ज़मीन है, उसके बावजूद भी जो रजिस्ट्रार के द्वारा रजिस्ट्री की जाती है तो कहीं ना कहीं इसमें सवाल खड़ा तो होता है। बिल्कुल, लेकिन सुरेंद्र सवाल यह है कि क्या डीड कैंसिल नहीं की जानी चाहिए? इतने विवाद के बाद सबसे पहले तो डीड को ही कैंसिल कर देना चाहिए। भारतीय जमीन का डीड कैंसिल होगा या नहीं होगा यह हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह माननीय उच्च न्यायालय, सरकार, अधिकारी, पदाधिकारी इसकी जांच कर इसका ब्यौरा लेंगे। परंतु जिस तरह से हमारी बात चास सीओ दिलीप कुमार से हुई है, उन्होंने साफ तौर से यह कहा है कि यह ज़मीन गैर मजरूआ खास है और इस ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई है परंतु इसका मोटेशन नहीं होगा। लेकिन भारतीय अगर ज़मीन का मोटेशन नहीं होता है, गैर मजरूआ खास बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस जो ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है उसमें कहीं ना कहीं खेल हुआ है और यह जांच का विषय है। और एक बात और भी मैं बताना चाहूँगा, जब ज़मीन की रजिस्ट्री 10 फरवरी 2021 को हो जाती है, वहीं राज्य सरकार के सचिव के यहाँ से एक पत्र आता है 11 फरवरी 2021 में कि जो ज़मीन का LPA हुआ है और माननीय उच्च न्यायालय ने जो इजहार हुसैन
के पक्ष में फैसला 5 नवंबर 2020 को दिया है, उसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करना है। और उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर एसएलपी दायर करने की बात की गई और उसके पहले ज़मीन का जो रजिस्ट्री करना था, सारा खेल हो चुका था। तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन अधिकारियों को पहले से यह पता था कि सरकार के द्वारा एसएलपी दायर करने की बात सामने आएगी। और जैसे ही ज़मीन 10 फरवरी को रजिस्ट्री होता है और 11 फरवरी 2021 को सरकार की ओर से एसएलपी दायर करने का एक पत्र बोकारो अंचल बिल्कुल चलिए सुरेंद्र बहुत शुक्रिया आपका। चलिए सुरेंद्र बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार सिंह जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं। राजकुमार सिंह साहब बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। सिंह साहब मैं समझना ये चाहता हूं कि जमीन का ये खेल है, अब इतना तो तय है कि बिना पदाधिकारियों के मिली भगत के, बिना अधिकारियों के मिली भगत के 1 इंच जमीन का भी गड़बड़ी संभव नहीं है। रजिस्ट्रार साहब से कह रहे हैं कि भाई हमें तो मौखिक आदेश मिला था डीसी साहब का, हमने तो जमीन की रजिस्ट्री कर दी। डीसी साहब कर रहे हैं कि भाई न्यायालय के आदेश में न्यायालय ने कह दिया कि जमाबंदी अब रद्द कर दी जाए, तो हमने वो करवा करके, और उसके बाद जब आप जमाबंदी रद्द करते हैं तो बाकी अधिकारों से आप उस जमीन को वंचित नहीं कर सकते, तो इसलिए जमीन बिक गई। तो ऐसा नहीं लगता कि असल में कोर्ट के आदेश की गलत विवेचना कर दी गई है सिंह साहब? इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उपायुक्त बोकारो की है। उनका पूरा भूमिका ही संदिग्ध है। अच्छा। उपायुक्त बोकारो द्वारा मौखिक आदेश पे तो रजिस्ट्रार जो जिलावर निबंधक है वो तो सब जगह लिख के दे ही दिए हैं कि उपायुक्त बोकारो के मौखिक आदेश पे ये निबंधन किया गया है। उपायुक्त बोकारो का एक और ये है कि अंचल अधिकारी चार्ट अपने पत्रांक 114 दिनांक 12/21 से उपायुक्त बोकारो को पत्र लिखते हैं। 12/21 को ही उपायुक्त बोकारो द्वारा अंचल अधिकारी चार्ट को एक निर्देश दे दिया जाता है इस जमीन का ऑनलाइन रसीद अपडेट करने के लिए। और 12 तारीख को ही फिर अंचल अधिकारी अपने पत्रांक 116 से अपना अंचल अमीन राजस्व उप निरीक्षक और अंचल निरीक्षक को रसीद काटने के लिए देते हैं अनुपालन के लिए आदेश। तो कितने हड़बड़ी में ये सभी अधिकारी थे कि 12 तारीख को ही सीओ का लेटर जाता है डीसी साहब के पास, डीसी साहब 12 तारीख को ही दे देते हैं आदेश सीओ को आदेश, और 12 तारीख को सीओ ही ऐसा लगता है जैसे बहुत हड़बड़ी में थे सब लोग। हाँ, सब लोग, क्योंकि 11 तारीख को प्रधान सचिव के पास से इस पूरे मामले में एसएलपी दायर करने की संचिका चल रही थी। और इस बात की जानकारी, जहाँ तक मुझे कागजातों का अवलोकन से लग रहा है कि इस बात की जानकारी सभी लोगों को थी कि एसएलपी दायर करने का निर्देश आ रहा है। जल्द से जल्द इस मामले को, ये इस जमीन का निबंधन करने के चक्कर में ये लोग बहुत हड़बड़ी में थे। अच्छा, सबसे बड़ी बात सिंह साहब ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि इतना सब कुछ चल रहा था तो क्या वन विभाग उस दौरान आराम से खर्राटे भर रहा था, सोया हुआ था? भूमिका संदिग्ध है कि इतना बड़ा मामला चल रहा था और उन्हें कैसे नहीं जानकारी मिली, यह विचारणीय प्रश्न है। जानकारी होगी लेकिन अब इसका जानबूझकर आंख मूंद लिए होंगे लोग। और सबसे बड़ी बात देखिए, मामला को सामने आए हुए अब 3 से 4 दिन हो चुके हैं, अब तक सिर्फ चिट्ठी खेला जा रहा है, जबकि होना यह चाहिए था कि आनंद फानन में सबसे पहले तो डीड कैंसिल कर देनी चाहिए थी, डीड को ही कैंसिल कर देना चाहिए। सभी जिम्मेवार लोगों पे तुरंत प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए थी। कैसे इतना 74 एकड़ भूमि की ये हो गई, निबंधन हो गई। हाँ, ये बहुत बड़ा गंभीर बात है। इस तरह तो ये अधिकारी लोग किसी भी हद तक जाकर सरकारी भूमि, वन भूमि को बेचने पे आतुर है। चलिए, डॉक्टर राजकुमार साहब बहुत शुक्रिया आपका, समाज सेवी हैं, इस मामले में काफी उन्होंने अध्ययन किया है, काफी कुछ देखा है और साफ साफ प्रतीत होता है कि गड़बड़ी तो हुई है और कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। जहां गड़बड़ी हुई है वहां पर वार जरूरी है, एक्शन जरूरी है। 74 एकड़ वन भूमि रजिस्ट्री हो जाती है। सब लोग, कोई कह रहे हैं कि भाई हमें तो मौखिक आदेश मिला था डीसी का, डीसी साहब कह रहे हैं कि भाई हमें तो कोर्ट ने जो आदेश दिया उस आलोक में हमने कर दिया। तो कुल मिलाकर के खेल बहुत बड़ा है, कुल मिलाकर के खेल बहुत बड़ा है और इस खेल का सामने आना बहुत जरूरी है। सिर्फ खबर दिखानी जरूरी नहीं है, उस खबर का फॉलो अप भी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है, चाहे खबर कोई सी भी हो। मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं, उस खबर पर एक्शन होना चाहिए। जो हकमारी हुई है उस हक की वापसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो डीड कैंसिल होनी चाहिए, सबसे पहले तो दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए कि आखिर गड़बड़ी हुई किस स्तर पर है।
तो हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी और ऐसी तमाम खबरों पर नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिसमें तोड़ना भी जरूरी है और ना ही छोड़ना भी जरूरी है। ऐसी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। हम लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मुहिम जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।